अ, तो पल्लव ने दो बहुत बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स बनाई। एक आपका मिताब और दूसरी अंतिम पार्ट। आपका मिताब आप चाहें तो हॉटस्पॉट हॉटस्टार हॉटस्टार पे देख सकते हैं, और अंतिम पार्ट यूट्यूब पे आपको मिलेगी। दोनों बहुत बेहतरीन फिल्में हैं। ही इज अ राइटर, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ प्रोड्यूसर हिमसेल्फ। और इतना सुलझा हुआ फिल्म मेकर मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में पहली बार देखा है हम लोगों ने। तो अब ज्यादा मैं बकबक करूं उससे अच्छा है कि हम पल्लव सर से बातें करते हैं। और आप जो कोई भी पल्लव सर से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप सिंपली अपना हाथ खड़ा करिएगा और अपने को अनम्यूट करके आप जो चाहें बात कर सकते हैं। तो नाउ ओवर टू पल्लव सर। पल्लव सर प्लीज अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ, कीप इट देयर। हाय एवरीवन। नीले वाले से। मेरी आवाज आ रही है सब पर? आ हेलो रही सर, सर, आ हेलो रही। पल्लव सर, आ रही है आवाज? हेलो 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 सर, सबको, गुड हेलो। इवनिंग। और सबको मेरी शुभकामनाएं। सब अच्छे से रहें, 31 तारीख तक अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें और अपने समय का अच्छे से नियोजन करें। तो किसी के सवाल हैं कुछ या वो हैं तो मैं चाहूंगा कि वो पूछ लें, या कुछ बातें हो जो कुछ करना चाहें। मेरा तो मन है कि हम इसको एकदम दोस्तों की तरह या विचारशील लोगों की तरह बातचीत को करें, जिसमें हर आदमी का अपना एक ओपिनियन रखने का तरीका हो और वो रखे। कोई सवाल जवाब का प्रोसीजर ना फॉलो हो कि मैं ये सवाल दूं फिर मैं जवाब दूं। आप लोगों के जो मन में हो, जिस किसी के भी जैसा भी मन में हो वो पूछे, और अगर मैं उसकी कहीं ना कहीं उस जवाब में मदद कर पाऊँ या कहीं ना कहीं उसको कुछ समझा पाऊँ या बता पाऊँ तो मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि हम शुरू करें इस प्रक्रिया को, बहुत बेहतर। अच्छा पल्लव, टू स्टार्ट विद मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं। जी बिल्कुल। फिल्म मेकिंग, ये शब्द जब आप सुनते हो तो आपके माइंड में क्या आता है? धोखा। ओके, इस पे थोड़ा रोशनी डालिए टॉर्च से। अम, कहने को तो मजाक की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि एक झूठ को सत्य में प्रदर्शित करना सबके लिए एक वो इल्यूजनरी स्टेट कहा जाए तो फिल्म मेकिंग मुझे तो वही लगता है कि एब्सेंस को प्रेजेंस में बदल देना। और यही मुझे, इसने मुझे बहुत फैसिनेट किया था, इसलिए मैं आज हूँ इसमें। क्योंकि आप देखते जो है स्क्रीन पर वो होता नहीं है, और फिर भी आप उसको सच मानते हैं और फिर भी आप उससे प्रभावित होते हैं, और फिर भी जब आप बाहर निकलते हैं उस स्पेस से, चाहे वो आपकी लैपटॉप की स्पेस हो या मोबाइल स्क्रीन की स्पेस हो या सिनेमा घर की स्पेस हो, तो आप के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है। तो जो कुछ प्रभाव डालता है वो सिनेमा है, और जो कुछ प्रभाव नहीं डालता है वो आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। मतलब मैं उसे कूड़ा कहता हूँ, आप कुछ भी नाम दे। तो इस तरह से मुझे लगता है कि क्योंकि वो प्रभाव डालने वाली चीज है। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे एक चीज आती है कि पल्लव किस पर प्रभाव, कि कुछ चीजें होती है जो मेरे पे प्रभाव डालेंगी, कुछ चीजें आप पे प्रभाव डालेंगी, कुछ चीजें किसी और पे प्रभाव डालेंगी। तो ये किस पर हाँ, तो मुझे लगता है कि आपका जैसा अंतस है, इंटरनल सेल्फ है, और उस पर प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं। तो मेरे अंतस की प्रवृत्ति है कुछ, या कहो मेरे इंटरनल सेल्फ की कुछ अलग अलग, जिसे हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति ही ऐसा है कि हम कहते हैं कि भाई ये आदमी शराब बहुत पीता है पर इंसान बहुत अच्छा है, आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो उस आदमी को कोई और चीज पसंद आएगी, और इस जो ये आदमी बोल रहा है कि जो इसका ओपिनियन है, इस आदमी को कुछ और तरीके की चीज पसंद आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिनेमा वही काम करता है, जो आपके अंदर होता है उसको कहीं ना कहीं रिलेट कराता है, और वो जितना पास जाकर आपको रिलेट करा पाता है, उतना पास जाकर जैसे आप रिलेट हो पाते हैं तो उतना ही उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो और ये हमारे दौरों से हुआ है। अब अगर हम उसके दौरों की कभी, मतलब जैसे अगर आज ही बात हो जाए उन दौरों की तो बहुत अच्छा होगा। तो जिस दौर में जिस तरह से चीजें हुआ करती थी, उस दौर के प्रभाव अलग थे, आज के दौर के प्रभाव अलग हैं, आगे के दौर के प्रभाव अलग होंगे। तो प्रभाव अलग अलग प्रवृत्तियों पर डालने वाले जो भी
वो क्या धोखा कहो या झूठ कहो, जो सत्य पर प्रदर्शित हो, वो मुझे तो सिनेमा कहीं ना कहीं समझ में आता है। अभी भी जान रहा हूँ, पर ठीक तरह से नहीं कह सकता, पर कहीं ना कहीं ये जरूर मुझे लगता है, एब्सेंस को प्रेजेंस में बदल पाना और हर तरह की प्रवृत्तियों पर प्रभाव डाल पाना। ओके, तो कोई कुछ कुछ भी बोलना चाहता है? जब अगर मैं सभी से एक प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज सिनेमा फॉर यू, ये मैं कॉमन क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए सिनेमा क्या है या फिल्म क्या है। अच्छा, इसका एक जवाब मेरे को मत देना, क्योंकि उस जवाब से मुझे पर्सनली गुस्सा आ सकता है। आप ये मत बोलना कि सिनेमा हमारे लिए फेमस होने का जरिया है या एक्टर बनने का जरिया है, तो वो नहीं हो सकता किसी का जवाब। आपके लिए फिल्म क्या है, ये कोई भी कुछ जवाब दे, बोलो तो अच्छा है। ओके उपेंद्र, बोलो। सर, मैं जो जिस सपने में जीता हूँ उस सपने में जीने के लिए वो सिनेमा ही मेरे लिए काफी है सर। अच्छा, तो यानी कि सिनेमा आपके लिए सपना है। नहीं सर, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं जैसा हूँ, मुझे सिनेमा में जाने से ही मेरी सारी मतलब अच्छा लगता है मुझे सर, उसमें करना मन लगता है, नहीं, करना या देख, पसंद आता है वो। करना या देखना? सर सर, देखना भी अच्छा लगता है और अगर वो करने को मिले तो सर उससे अच्छा है, वो ही लगेगा फिर। ठीक है, चलो, हम सबको देखने में तो सबको ही अच्छा लगता है। हाँ, इंदुला, वेलकम टू यू। तो हाँ, देखने में हम सबको ही अच्छा लगता है, बट तुमने कहा कि करने को मिले तो भाई उसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें करने सर, को मिले? फिर कुछ नहीं, कोई। हाँ, फिर सर मतलब कि मुझे करना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि सर मन से लगता है मुझे अच्छा करना, वो डांस हो गया या एक्टिंग हो गई, ऐसा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, खुश रहता हूँ बहुत उसमें सर। तो वही है कि कुछ कर रहे हैं, मतलब सर कुछ कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, कुछ करना अच्छा सर, लगता है। तो अच्छा इंदुला, आप क्या कह रहे थे, बताइए। फॉर मी इट इज स्टोरी टेलिंग। मतलब एक होता है कि हम बस सुना रहे हैं किसी को या फिर कोई पिक्चर्स के जरिए दिखाता है, और ये एक लाइव तरीका है जो हम जैसे हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उस तरीके से एक स्टोरी को किसी के सामने प्रेजेंट करना। ओके, मतलब कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? उपेंद्र की बात से शुरू करता हूँ पहले ना। जी। जैसे उपेंद्र ने कहा कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि उपेंद्र के लिए जो वो दुनिया है, जो सिनेमा गढ़ता है आपके लिए ना, वो जो आपको दिख रही है, या जो आप उस वर्चुअल रियलिटी कहो उसको, या कोई एक मिथ्या कहो जो आप देखते हो, वो आपको बड़ा सुख देती है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरह से। वो आपको कहीं ना कहीं इमोट कर रही है और आप कहते हो कि यार मुझे तो इस दुनिया को देखकर बहुत अच्छा लगता है, और इस दुनिया में जाकर इसका भाग होने का मौका मिले तो बहुत ही बढ़िया, चाहे किसी भी तरह से देख पाऊं, समझ पाऊं। तो अ, वही वही वाली बात पे इस पे ही समाप्त हो पाती है कि भाई सिनेमा एक दुनिया बनाता है आपके सामने जो सच नहीं है, सच की तरह प्रदर्शित की जा रही है, परंतु आपको मजा आता है और आपको लगता है कि वो सच है। उसका कमाल यही है शायद जो शुरू हुआ होगा। और स्टोरी टेलिंग की जहां तक बात है, इस पर मैंने थोड़ा पढ़ा और समझा। स्टोरी टेलिंग सिनेमा स्टोरी टेलिंग का बहुत छोटा सा पार्ट है। तो वो एक मीडियम है कहानी को कहने का। तो कहानी कहने का इकलौता मीडियम ये नहीं कहूंगा, बट वो एक मीडियम है कहानी को कहे जाने का। तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, इसलिए वो आजकल सबसे प्रभावशाली मीडियम हो गया है। चाहे टेक्नोलॉजी की वजह से कहें, चाहे इमेजरी की वजह से कहें, चाहे विजुअल एस्थेटिक की तरह से कहें, चाहे ऑडियो डिजाइन की तरह से कहें, चाहे आर्किटेक्चर से, सेट डिजाइनिंग से कहें, कुछ भी आप ले लीजिए, वो सबका एक जोड़ है, अमेलगमेशन है। उस वो आपको बहुत प्रभावित करता है, और उसमें एक कहानी पिरोई जाती है इन सब चीजों में। तो आपको लगता है कि यार ये मेरे सामने ही हो रहा है सब, ये तो और बहुत ही बढ़िया है। आप आगे जैसे बढ़ेंगे तो और भी जैसे चीजें हो रही हैं, तो अब आप
को जो भी ये चल भी रहा है और अभी मैं पढ़ भी रहा था और थोड़ा देख रहा था, तो आगे जाकर के आप एक कमरे में बैठे हैं तो आप लोग, मुझे नहीं पता कितने सारे लोग प्लानिटेरियम्स में गए या नहीं, बट प्लानिटेरियम्स में आप बैठते हैं और पूरा अंधेरा हो जाता है और आपको बस सिर्फ आकाश होता है और उस आकाश में आपको सारे प्लैनेट्स दिखाए जाते हैं, वो एक वर्चुअल रियलिटी की जाती है आपके सामने और आप अकेले होते हैं उसमें। आपको की सीट पे बगल वाला आदमी बैठा होता है लेकिन आप अकेले होते हैं। तो ऐसे ही घर में भी अब एक सिनेमा घर गढ़ा जाएगा जो आप अकेले बैठ करके उस दुनिया का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे आप 3D तक तो पहुंच ही गए कि 3D में आपको लगता है कि सांप आया मेरे सामने, तो अब ऐसा होगा कि आपके सामने ही वो दुनिया, तो आप कहेंगे यार ये सिनेमैटिक दुनिया ऐसी भी बदल रही है। तो स्टोरी टेलिंग का अलग अलग मीडियम है, उसका एक सबसे प्रभावशाली मीडियम मैं कहूंगा कि सिनेमा है अभी इस समय। तो अच्छा, एक बार नए बच्चों से पूछते हैं। योगेश। मुझे लगता है कि सिनेमा एक मीडियम है अपनी बातों को, अपने थॉट्स को लोगों तक पहुंचाने का, कि इसको अलग अलग फ्लेवर में हम कह सकते हैं। जैसे एक एंटरटेनमेंट के रूप में हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं एक सिनेमा के थ्रू, मतलब, या उसको हम किसी को संदेश देते हैं, कोई मैसेज हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से फ्लेवर अलग अलग हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि सिनेमा एक मीडियम है अपने थॉट्स को, अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाने का, जहां तक मुझे पर्सनली लगता है। और पल्लव सर ने कहा है जो बिल्कुल, और वो सारी चीजें हम मनगढ़ंत होती हैं, हम डिजाइन करते हैं और उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि देखने वाले को लगता है कि ये जो हो रहा है ये सब कुछ सच है। तो मुझे इतना लगता है, जितना समझ है मुझे। वही है, पल्लव वाली बात हो गई है भी, वही कि मीडियम। इसमें मैं एक चीज सिर्फ जोड़ना चाहूंगा कि हर आदमी अपनी कहानी को किसका कुछ कहना चाह रहा है शायद। किसका माइक है? एक सेकंड। हाँ, अब बोले बात। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये इस बात में सिर्फ इतना जोड़ूंगा कि हर आदमी अपनी कहानी को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कहेगा। मतलब इसका सीधा सटीक एग्जांपल ये है कि आपको आम पसंद आता है और मुझे अमरूद, तो अब मुझे अमरूद क्यों पसंद है और आपको आम क्यों पसंद है, उसके आपके अपने कारण हैं और मेरे अपने कारण हैं। मैं जब कहानी में अपनी प्रॉपर्टीज डालता हूं तो वो मेरी प्रवृत्तियां हैं, तो मैं एक पर्सपेक्टिव जिसको कहा जाता है या एक एंगल कहा जाता है कहानी को कहने का, वो मैं कहता हूँ। और आप जब अपनी कहानी कहते हो तो वो आप अपने तरीके से कहते हो। लेकिन सिनेमा जो है वो वही डब्बा है जिसमें आप इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो और कुकिंग कर रहे हो। वो हालांकि है वो वही पैन, वो पैन बदल जाए अलग बात है, वो हमारे थॉट बदल जाए अलग बात है, वो पैन नहीं बदलता, वो मीडियम नहीं बदलेगा। या तो आप मीडियम चेंज करोगे कुछ और, या फिर मैं लिखाई करता हूँ, मैं इस मीडियम को सिर्फ किताबों के जरिए दूंगा, मैं अपनी कहानी को किताबों के जरिए दूंगा। बट सिनेमा चूंकि इतना इफेक्टिव है कि वो कहता है कि नहीं, लेट्स गो बियॉन्ड। अधिकतर लोगों ने ये सोचा होगा या देखा होगा या समझा होगा कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपकी इमेजिनेशन एक अलग होती है और उसी पैराग्राफ की इमेजिनेशन दूसरे आदमी की कुछ अलग होती है, और फिल्म की इमेजिनेशन कुछ अलग होती है। होता मोटा वही है, पर आपका जो खरगोश होता है वो पीले रंग का भी हो सकता है, उसका खरगोश नीले रंग का भी हो सकता है, और जो सिनेमा में दिखा आपको खरगोश वो लाल का भी हो सकता है। वो तीनों अलग मत हैं जो आपकी प्रवृत्तियों से आते हैं, पर है वो वही। मेरा कहने का शायद मतलब पता नहीं कितना ठीक से मैं समझा पा रहा हूँ, पर मुझे लगता है आप अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से कहानी को कहते हो, जो बहुत जरूरी होता है। इसलिए हर डायरेक्टर अलग होता है, हर कहानीकार अलग। यहाँ पे मैं अगर ये कहूँ कि ऐसा, आपने कहा कि हर डायरेक्टर अलग होता है, हर की प्रवृत्ति अलग होती है, बट कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सल, मतलब जिनकी अप्रोच यूनिवर्सल होती है, ठीक है, कि उनकी फिल्म बनाई हुई, उनकी जो फिल्म है वो उसमें उन लोगों को भी पसंद आ रही है जो एक आम सोच वाला इंसान है, और उन लोगों को भी पसंद आ रही है जो शायद फिल्म को ज्यादा गहरे देखता है। तो ये क्या चीज, ये क्या है, इस पे क्या बोलना चाहिए? ये बहुत प्यारा खेल है, इसको कहते हैं मूल प्रवृत्ति। हमारी सबकी एक, हाँ, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देना चाहूंगा अपने टाइम का, कि मतलब सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि जैसे अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में हैं, ठीक है, तो वो फिल्में हैं, या शोले जैसी फिल्में हैं, तो वो फिल्में हैं जो मतलब हर दिल अजीज, ठीक है, कि वो
ये क्या चीज है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं ये कहूंगा कि जैसे सभी लोग हैं, एक कोई जनसंख्या कहें या एक वो है, एक मेजर पॉपुलिस्ट ओपिनियन, इसलिए कहा जाता है पॉपुलर सिनेमा कल्चर, पॉपकॉर्न कल्चर। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे हंसना। तो अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो हंसेगा नहीं, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो रोएगा नहीं। तो जब आप उसको दिखाते हैं सबके सामने या प्रदर्शित करते हैं, वो आप इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि इससे हंसी आएगी ही आएगी। ऑब्जेक्टिव चीज है ये बहुत। यार मैं जो अपनी रचना करना चाह रहा हूँ, ये यार ये हंसाने के लिए ही है। ये मैं अपना ओपिनियन इसमें पीछे रख रहा हूँ थोड़ा सा, पर इसमें जो दूसरा आदमी है जो इसको देख करके कहेगा यार मुझे तो हंसी आई, मुझे बहुत मजा आया, वो, और यही इसका उल्टा भी, यार मैं तो रुलाने के लिए बना रहा हूँ, तो रोएगा ही। या जिस तरह का भी इमोशनल एंगल वो देना चाहता है, जो भी वो ही नमक वाली बात है कि मैं ज्यादा डालना चाहता हूँ, मैं कम डालना चाहता हूँ, मैं पानी ज्यादा करता हूँ, वो अलग बात है। मतलब मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि मूल प्रवृत्तियों पर जो चीज बनाई जाएगी वो कहा जाएगा कि यार ये तो बदलेगा नहीं, और वो दौर के साथ भी नहीं बदलती। कमाल की बात ये है कि उसको आप 100 साल बाद भी देखोगे तो आप कहोगे कि यार हाँ, आप ये कह सकते हो कि उस दौर में लोग इन जोक्स पे हंसते थे, और इस दौर में इस जोक्स पे हंसते हैं, पर हंसते थे। तो बात ये है। यही है, तो ऐसे ही है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादातर लोग जो हैं वो एक्टर दिख रहे हैं। अच्छा, आप में से कोई फिल्म मेकर भी है क्या, फिल्म डायरेक्ट करना चाहता है या कुछ है तो हाथ खड़ा कर सकते हो? नहीं कि इंदुला? हाँ, एक सेकंड उपेंद्र, आपके पास बाद में आते हैं। इंदुला आप बताओ। सर वही जो अभी डिस्कस कर रहे थे उसी पे बोल रही थी कि जो पल्लव सर ने पहले कहा कि किसी को खरगोश लाल दिखता है, किसी को नीला दिखता है, बट अगर हम बुक की बात की जाए, वहाँ जो ऑडियंस है, ऑडियंस कहूंगी, जो पढ़ रहे हैं उनको, वो अपनी इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। राइटर एक दरवाजा लिख सकता है, दरवाजे का कलर हम क्रिएट कर सकते हैं। वेयर इन फिल्म मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर होता है या जो स्टोरी टेलर होता है वो अपना इम्पैक्ट ज्यादा डाल रहा है, क्योंकि वो वहां डिफाइन कर देगा। उससे अगर खरगोश वाइट दिखाना है तो ऑडियंस को वाइट ही देखना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद ठीक है, पल्लव कुछ बोलना चाहेंगे? आई थिंक सिमिलर सी बात है आपकी। हाँ, बस मैं इसमें कहूंगा कि वो 3 लोग हैं, देखने वाला, और जो जिसने लिखा है वो, और जिसने बनाया है वो। तो तीनों की प्रवृत्तियां अलग हैं। देखने वाले को अलग दिखा। आप अगर उस दरवाजे को लाल देखना चाहोगे तो मैं गारंटी देता हूँ सिनेमा घर में भी आपको लाल ही दिखेगा दरवाजा। इसीलिए मतांतर होते हैं कि भैया ये फिल्म उतनी अच्छी अडेप्ट नहीं करी, या ये किताब इतनी खराब थी और इसको इतना अच्छा बनाया। तो यही प्रवृत्तियों का फर्क है, जो देखने वाले को, और जो पढ़ने वाला, जो लिखने वाला है, और जो बनाने वाला है, तीनों का फर्क। तो वेरी गुड। यहाँ पे जीत कुछ पूछना चाह रहे थे। जीत सिंह दुबई से। जीत सिंह या जीत जीत? यस सर। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। हेलो। हाँ, बढ़िया जीत। नहीं, मेरे माइंड में है, आपने पूछा हुआ सवाल कि कोई फिल्म बनाना चाहता है या शॉर्ट फिल्म है मेरे माइंड में, जो मतलब मेरा है, एक प्लानिंग चल रही है। फिलहाल तो स्टोरी पे ही वर्क कर रहा हूँ, पर है मेरा फ्यूचर में कि मैं एक शॉर्ट फिल्म बनाने की एक सोच रहा हूँ। तो पल्लव, यहाँ पे जीत की बात को ही लेते हैं कि जैसे उसके माइंड में एक शॉर्ट फिल्म है, ठीक है, ही इज सेइंग कि मेरे माइंड में एक स्टोरी है, एक शॉर्ट फिल्म है। तो अगर एज अ फिल्म मेकर मैं पल्लव से पूछूं कि कुछ इनको जो नए फिल्म मेकर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रोसेस क्या है किसी भी एक फिल्म का? जो सिल्वर स्क्रीन पे जो दिखता है हमको, या जो स्क्रीन पे दिखता है, वो तो फाइनल रिजल्ट है एज यूजुअल। बट कोई एक जैसे एकदम नया बंदा है, तो उसका प्रोसेस क्या है? वो कैसे स्टार्ट करे चीजें, वो क्या करे? क्योंकि क्या कुछ इस पे क्या करे, क्या प्रोसेस? आई थिंक प्रोसेस तो करो। सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि डू इट वाली बात है, और ये बड़ा सब लोग कहते हैं यार डू इट क्या बोल दिया, डू इट एब्स्ट्रैक्ट चीज है, डू इट मतलब, तो मतलब ये है कि माइंड में ही डूइंग चलती रहती है। तो वो माइंड से फिजिकल चीज पे बने, कागज पे आए पहले तो और वो सबसे कमाल की चीज ये होती है कि एक अच्छा आइडिया जो होता है, वो ये क्रिस्टोफर नोलन ने बात कही थी, जो बहुत बढ़िया डायरेक्टर है। मतलब इस समय के तो काफी आला डायरेक्टर कहे जाते हैं, जिन्होंने डार्क नाइट, इंटरस्टेलर, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उनकी फिल्मों के बारे में,
पर उन्होंने एक बात कही थी कि आइडियाज आर लाइक पैरासाइट्स। जो अच्छे आइडियाज हैं लिटरली वो पैरासाइट की तरह तुम्हारे अंदर चिपक जाते हैं और वो समय दर समय तुमको बार बार झुंझलाते रहते हैं कि तुम उनको करो करो करो। और वो किसी भी चीज में हो सकता है। स्टीव जॉब्स के अंदर वो मैक का आइडिया पैरासाइट की तरह चिपका था, विंडोज का आइडिया इसके बिल गेट्स की तरह चिपका था, और हमारे यहाँ हर तरह के आइडियाज होते हैं जो आप कुछ भी आइडियाज को आप ले सकते हैं और वो समय दर समय पकते हैं और फिर वो पेपर पर उतरते हैं। हम जो हैं, जो मैं अपनी बात भी कहूँ, वो लेजी होते हैं कि यार चलो बहुत बढ़िया आइडिया लेकर के बैठ जाओ करो मत। बात ये है कि जो स्क्रीन पे जो भी ला रहा है उसको बहुत मेहनत से ला रहा है। तो पहला मैं कहूंगा प्रोसेस की बात अगर कही जा रही है तो प्रोसेस तो ये होगा कि आप सबसे पहले जो भी है आपके पास उनको शब्दों में डालो और उसको पेपर पे लाओ। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको स्क्रीन प्ले नहीं लिखना आता, हमको फॉर्मेट नहीं पता, हमको फलाना नहीं पता, हमको ढिमकाना नहीं पता। आपको लिखना आता है। अगर आप शब्द से सेंटेंस बना सकते हो तो आपको लिखना आता है। तो आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको आप पेपर पे डाल सकते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस कि उसको रिफाइन कैसे करना है। इज इट गुड इनफ? हाँ, आई बिलीव इट इज गुड इनफ। और सीधी बात, स्टैनली क्यूब्रिक जो बहुत बड़े डायरेक्टर थे उन्होंने एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर कुछ सोचा जा सकता है तो वो लिखा भी जा सकता है, और अगर वो लिख दिया गया है तो वो 100% सिनेमा के रूप में बनाया जा सकता है, कुछ भी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद के प्रोसेस की तो बात खैर सब है ही कि आप कैसे करेंगे क्या करेंगे, पर मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है जो 90% ऑफ द पीपल नहीं करते, और हम इसी उसमें झूठ में जीते हैं कि यार हम तो यार बनाना चाहते हैं लेकिन हम अभी कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा आइडिया जो है वो पेपर पे नहीं आ रहा। होकर मुझे लगता है हम लोग बदमाशी करते हैं, बेईमानी करते हैं। मैं भी करता हूँ। अच्छा, करते हैं। एक चीज है, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, सॉरी, मेरे को ना बातों से बातें याद आती हैं बड़े मजेदार। तो एक अच्छा मतलब फिल्में बनाना या फिल्में के बारे में सोचना या फिल्मों में एक्टिंग करना, ये प्यार होना चाहिए या ये पैशन होना चाहिए या ये इसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए? ये तीन चीजें, क्या प्यार होना चाहिए या पैशन होना चाहिए या सच में श्रद्धा होनी चाहिए? श्रद्धा मतलब सच में करना चाहते हैं। इसका तो आपने बहुत ही बढ़िया मुझे जवाब दे दिया अपने आप ही। इसकी उल्टी क्रोनोलॉजी समझिए, पहले आती है श्रद्धा, उसके बाद आता है पैशन, और उसके बाद प्यार तो आएगा ही आएगा कि यार जो जितना आप इतना मर्मता से जिस चीज को फॉलो करते हैं, जो आपकी श्रद्धा वो नहीं है कि आप नारियल चढ़ा रहे हैं रोज अमिताभ बच्चन की फोटो के आगे। श्रद्धा वो है कि आप कितने डिसिप्लिन देंगे, रोज आप दे रहे हैं समय अपनी क्राफ्ट। और ये हर बड़ा आर्टिस्ट देता है, मैं लिखित में दे रहा हूँ। ये सब क्लासिकल हिंदुस्तानी है, उनकी बात करते हैं कि जी वो 10-10 घंटे रियाज करते थे, वो श्रद्धा ही है। और वहीं से तो पैशन निकला, ये तीनों इंटरलिंक्ड। तो वही है सर, मतलब कमाल उसका यही कमाल है कि आपकी अगर श्रद्धा है तो फिर पैशन है, और पैशन है तो प्यार है। वो नहीं होता था इक्विवेलेंट वाली, जो इक्वल टू ऐसे हैं। इसको वैसे कहते हैं जैसे वो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, बिल्कुल तीनों को एक साथ होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों का जो टॉपिक था कि भी हमारी जो फिल्में जो है सिनेमा कंटेम्पररी वर्ल्ड, तो आज जो फिल्मों को लेकर जो स्थिति है वो पल्लव आपको क्या लगता है कि किस दौर से गुजर रहा है ये जो फिल्म, जिस किस्म की फिल्म आ रही है को लेकर आज जो दौर चल रहा है उसमें ज्यादा फ्रीडम मिल गई है लोगों को, या आपको लगता है कि थोड़ा काम डाउन होना चाहिए? क्या समझते हैं आप, क्या सोचते हैं? ये दोनों तरह की बात है मैम। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना पहले बताना चाहूंगा, इस पर मैं विचार भी कर रहा था आज कि मैं क्या कहूँ। कंटेम्प्रेरी सिनेमा हमने बात रखी थी कि हम कंटेम्प्रेरी सिनेमा में बात करें, यही कमाल है मतलब सिनेमा में। तो कोई भी आ जाता है, आप अछूता नहीं रख सकते हैं अपने आप को, अछूता नहीं रख सकते। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए दो चीजें हैं जो मैं अभी तक सोचता समझता आया हूँ। एक तो है कि हिंदुस्तान की बात करूंगा, बाहर की बात नहीं करूंगा। एक तो है कि एक इंडस्ट्री का होना और एक है एक आर्ट फॉर्म का होना। तो इंडस्ट्री से जो चीज निकली, या कहो कि कॉमर्स से जो चीज निकली है, वो हालांकि हमारा जो
कैनवस है, ये सिनेमा का कैनवस है, वो कॉमर्स ड्रिवन कैनवस है, मतलब उसको पैसा चाहिए बनाने के लिए। हाँ, राइटर पेंटर को इतना पैसा नहीं चाहिए बनाने के लिए जितना हमको चाहिए बनाने के लिए, स्पेसिफिकली एक डायरेक्टर। तो मैं ये कहूंगा कि दो तरह की चीजें होती हैं उसमें। एक तो जो इंडस्ट्री या कॉमर्स बेस्ड चीज निकल कर आ रही है, जिसको आप कहोगे कि मैं एटीएम मशीन बना रहा हूँ, कि आपने ये बनाया, बटन दबाया, इसको ऐसे ऐसे किया और पैसा बाहर आ गया, या उसका उल्टा कि पैसा भी जमा करा दिया, ऐसा कर दिया। एक है जिसको आप कहोगे कि यार मैं ये चीज जो है, पैसा तो इसको लगेगा बनाने में, लेकिन ये चीज पैसे में नहीं तोड़ी जा सकती है, ये कला के माध्यम से की जा रही है, और इसमें बहुत सारी अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें हैं या भिन्न भिन्न वृत्तियां हैं जो जुड़ी हैं। तो माध्यम एक ही है, परंतु विचार दो हैं, थॉट्स दो हैं। और एक थॉट है जिससे कहा जाए कि मैं कॉमर्स क्रिएट करूंगा, एक थॉट है जिससे कि कहा जाए मैं आर्ट क्रिएट करूंगा। तो हिंदुस्तान में, स्पेसिफिकली हिंदुस्तान में, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीजों में संतुलन अभी तक नहीं आया है कि कॉमर्स क्रिएट करने वाला और आर्ट क्रिएट करने वाला मिक्स हो जाए। बहुत कम आपको दिखेगा, बहुत कम आपको दिखेगा फिल्मों में। हालांकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो मीडियम का इस्तेमाल हो रहा है वो कॉमर्स क्रिएट करने के लिए हो रहा है, और मैं उसको गलत भी नहीं मानता, मैं नहीं मानता। पर जब आर्ट फॉर्म के साथ वो घुस जाए या आर्ट फॉर्म को वो इंटरप्ट करे और आर्ट फॉर्म को वो खत्म ही कर दे, वो भी ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही उसको खत्म कर दे। तो सिनेमा मेरे हिसाब से आर्ट फॉर्म की तरफ का, अगर सिनेमा की लिंगो कहें या सिनेमा कहें, तो सिनेमा मुझे लगता है कि वो आर्ट फॉर्म की तरफ जाता हुआ शब्द ज्यादा है। और आप बॉलीवुड या इंडियन फिल्म या फिल्म कहें, हिंदुस्तानी फिल्म तो नहीं कहूंगा, इंडियन फिल्म या बॉलीवुड फिल्म, वो कॉमर्स की तरफ जाता हुआ शब्द है, जो मुझे लगता है कि वो। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की तरफ जो जाता हुआ शब्द है, और जो मीडियम को इस्तेमाल करता है, जो इस मीडियम को इस्तेमाल करता है, उसका हाल इस समय खराब है, क्योंकि वो जिस पुर्जे पे चल रहा था वो पुर्जा इस समय काफी बुरी तरह गिरा हुआ है, पैसा। और आप आर्ट कहें तो वो थोड़ा बरकरार है, क्योंकि उसमें पैसा तो चाहिए ही, बट कहीं ना कहीं वो उठ रहा है। बीच में वो बिल्कुल खत्म हो गया था, जो मुझे लगता है 90 से 2010 तक उसका बहुत ही खराब दौर था। 90 में था, इनफैक्ट मैं कहूंगा 2000 से 2010 तक काफी खराब दौर था। और पहले इसमें दो बातें हैं। एक तो ये था कि अधिकतर, मुझे नहीं पता लोगों को पता है या नहीं, पर पहले फिल्में स्टॉक पे शूट हुआ करती थी, फिल्म रोल पे, जो आपने पुराने कैमरास देखे होंगे। अगर एक बेसिक एग्जांपल दूं तो वो रील होती थी, रील से आप शूट करते थे, उसकी कॉमर्स अलग होती थी। और अब फिल्में शूट होती हैं डिजिटल पे मोस्टली, उसका भी एक अलग उपाय है। तो आजकल फिल्में बनाना आसान हो गया, तो आर्ट फॉर्म भी अगर कोई बनाना चाह रहा है डिजिटल माध्यम से, वो बनाना आसान हो गया, ऐसा कम लगता है उसमें। पहले जिसके पास पेन है वही राइटर है, ऐसा काम हुआ करता था। फिल्म स्टॉक्स मिलते नहीं थे, जो हमारे थे छोटे मोटे शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर भी कहे जाएं वो है, तो वो लोग बचे हुए फिल्म स्टॉक जो सिनेमा घर में बच जाती थी, उनसे उनको जोड़ करके एक रील से वो बना लेते थे अपनी फिल्में। स्टीवन स्पीलबर्ग वगैरह, इन सब लोगों ने भी इस तरह से काम किया। ये मैं 70s-80s की बात कर रहा हूँ, उस समय बहुत टफ था। आज मुझे लगता है थोड़ा बेहतर हुआ। तो ये दो मुझे लगता है विभाजन मुझे कहने बहुत जरूरी थे। और कंटेम्प्रेरी टाइम्स में सिनेमा का जो हाल है वो बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ऑप्टिमिस्टिक। सिनेमा मतलब जो मैं जिस सिनेमा को जिस ब्रैकेट में, जिस शब्द को जिस ब्रैकेट में डालता हूँ, उसका हाल बहुत अच्छा है। और डिजिटल माध्यम से बहुत सारी चीजें जो हैं बदली हैं, अच्छे विचार भी आए हैं। अब बुरे विचार को करने का मतलब ये नहीं है कि ये खराब है या ये गलत है। मैं अभी के टाइम में डिजिटल, मुझे लगता है कि कभी कभार मुझे पीछे भी लेके जाते हैं कि राइटर होता तो अच्छा होता, या आज तो कोई कुछ भी बना दे उठ करके वो फिल्म मेकर हो जाता है, वो ठीक है क्या? तो वो द्वंद्व है जो मुझे लगता है जीवन का रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में भी आप अगर ध्यान से देखें तो फोटोग्राफी भी इस तरह का स्किल हो गया कि आप कैमरा लेते हैं और शीशे के आगे खड़े होते हैं और एक सेल्फी लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं फोटोग्राफर हो गया।
और यही से हाँ होता है कि आप एक फिल्म बना, वो पारदर्शी आपके अंदर से होनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं लेकर जाए, आपको कहीं आगे लेकर जाए, ताकि आपको रोज उठकर ऐसा लगे कि यार मेरे को काम करना है, मेरे को काम करना है। नॉट बिकॉज कि आपको कोई रिकग्निशन देगा कि मैं यार क्यों कर रहा हूँ, मैं तो नाम हो ही नहीं रहा मेरा तो यार। तो मुझे लगता है कि अच्छा, सुधांशु सर ने लिखा है कि ये बैलेंस कैसे लाएं, जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत आसानी से आ जाता है। ये ऐसे आता है कि जब आप इसको कहें कि ये मेरा नियम है, ये मेरा धर्म है। जैसे खाना और सोना और बाथरूम जाना आपका धर्म है, ऐसे ही अगर आप इसको धर्म मान के करें तो आप बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं। आप फेमस होना उसमें से पीछे छोड़ देते हैं। आप अपना नाम को कहा जाता है, पुराने शास्त्रों में कहा जाता है लोकेशना। लोक और ईशना मतलब तृष्णा जो होती है उसकी लोकेशना कहा जाता है। वो सबसे ज्यादा अगम्य पापों का हो या दिमाग का जो बुद्धि का वो है, वो उसका इनबैलेंसेस में से एक कहा जाता है। अगर किसी को लोकेशना हो जाए तो उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है, और आज के समय में भी ये है। तो अब दौर बदला है, सब चीजें बदली हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप उसको धर्म मान के करते हैं डेली, तो आप अपने आप को कह सकते हैं छाती ठोक करके यार मेरा धर्म है, मैं आर्टिस्ट हूँ। अगर आप वो नहीं करते हैं तो फिर आप किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। जिस दिन वो चीज नलिफाई हो जाएगी, मतलब कि आप अगर 10 करोड़ रुपए कमाने के लिए कर रहे हैं और वो 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे उसी के थ्रू, तो वो आपका औचित्य पूर्ण कर देगी। तो आपकी एक तरह से जीवन में जो आपने किया इसका पर्पस खत्म, तो आप तब आर्टिस्ट नहीं रहे। अगर आप अपने आप को आज आर्टिस्ट बोलते हैं और वो पूरी जर्नी में जाते हैं और 10 करोड़ रुपए कमा लेते हैं, 10 करोड़ रुपए कमा या नाम कमा लेते हैं, तब आप आर्टिस्ट नहीं रहते। तो मुझे लगता है कि डिस्टिंक्शंस बहुत जरूरी हैं जो करने आवश्यक है धर्म, अपने अपने अंदर के स्वतः धर्म को लेकर। और ये बहुत जल्दी दूर हो जाता है, क्योंकि जितना आप गहरे जाते हैं उतना आपको लगता है कि आप बहुत कम जान, बहुत ज्यादा कम जान बहुत सारी चीजों के बारे में, और उतना ही आप ग्रो करने की कोशिश करें। तो सिनेमा के लिहाज से मुझे लग रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अलग अलग विचार, अलग अलग प्रवृत्तियां बहुत सुंदर तरीके से आ रही है डिजिटल माध्यम से, और जो कमर्शियल माध्यम से जो फिल्में बन रही हैं उनका भी बहुत प्रयास हो रहा है, क्योंकि जितना पैसा बढ़ता जाएगा उतना ही कंपटीशन बस पैसा कमाने का बढ़ता जाएगा, जो कि हो रहा है कि 500 करोड़ हो गया, अब 100 करोड़ का ब्रैकेट कमाने का, वो 500 करोड़ हो गया। अब कल 6 महीने 10 महीने 1 साल बाद आपको 1000 करोड़ की फिल्में हो जाएंगी, फिर 1500 करोड़ हो जाएगा, फिर 2000 करोड़ हो जाएगा, ये सब चलता रहेगा। तो ये मेरा इस पर मत है। यहाँ पर एक चीज आ रही है पल्लव मेरे माइंड में, कि जैसे यहाँ पे ज्यादातर लोग एकदम न्यू कमर है, एकदम नए हैं, एकदम, और ज्यादातर एक्टर वाली सोच है। तो एक जैसे वही है कि कनेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। कि जैसे पल्लव ने एक चीज बीच में एक चीज का नाम लिया, स्टॉक, कि हम पहले स्टॉक पे शूट करते थे। तो आप में से कितने लोग मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज स्टॉक? कोई भी हाथ खड़ा करो। और वो स्टॉक पे शूट करने का मतलब क्या है, वो स्टॉक क्या है, कोई बता सकता है? नहीं तो मैं बताऊं। किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है। तो देखो मतलब यही डिफरेंस आ रहा है कि जो आज की, ओके सुधांशु सर, हाँ आप बताइए जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए जी। सुधांशु सर, जब पहले स्टॉक जी जी तो पहले क्या होता था, एक फिल्म का स्टॉक होता था, मतलब ब्लैंक फिल्म का स्टॉक मिलता था आपके पास, वो बहुत ही महंगा होता था वो। आप उसको पुरानी कैमरा के नेगेटिव की तरह समझ सकते हैं। और वो जो स्टॉक है वो उसकी ये चीज होती थी, आपने एक बार अगर शूट किया और अगर वो सीन या वो टेक खराब हो गया तो उतनी फुटेज आपकी खराब हो गई, वेस्ट हो गई, तो आप वेस्ट हो गई। तो बेसिकली यू हैव, आई मीन पहले जब जमाने में स्टॉक होता था, आई थिंक पल्लव सर का मतलब ये है कि तब लोग बहुत केयरफुल होते थे कि आप जब स्टॉक यूज करें यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप उस स्टॉक को जाया ना करें, जर्द ना करें।
तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल तो है कि अच्छा यार मैंने एक बार अपनी सेल्फी फोटो ले लिए, ठीक नहीं आई, चलो एक और बार ले लेते हैं, चलो एक और बार शूट किया, आपने डिजिटल भी किया, आपने जिस तरह से भी कैमरा सेटअप या फोन सेटअप किया आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको लगा अच्छा खराब है, चलो दूसरा ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो एक हमें एक वो चीज बन गई है, क्या कहेंगे उसको, एक आदत बन गई है कि अच्छा ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम बार बार शूट कर सकते हैं, इसको ठीक कर देंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट ही मेंट। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हाँ, मतलब वो सब चलता है वाला जो हाँ, एटीट्यूड है ना, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा या ये पॉइंट मैंने क्यों पॉइंट ऊपर किया, क्योंकि मैं यही जो नए बच्चे हैं जो फिल्म मेकर हैं उनको यही कुछ समझाना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टॉक दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको आप स्टॉक कहते हो, पहले इस पे शूट होता था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ध्यान से देख लो। अब क्योंकि वो आपके मोबाइल में एक चीज आ गई है, आपके मोबाइल, अभी कल परसों में एक ऐड देख रहा था, उस ऐड को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। राखी मैम कह रही है इस ऐड को तुम कुत्तों की तरह क्यों देख रहे हो, क्योंकि उस ऐड को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया कि मैंने एक नया फोन देखा कल परसों जिसमें 5G है और उसका जो कैमरा है वो 4 कैमरे हैं, एक नया फोन देखा कल। और सेकंड थिंग उसमें मुझे दिखा कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा, ठीक है, तो मेरे को लगा यार ये कैमरा मेरे पास, ये मोबाइल मेरे पास होगा तो मैं बहुत सारी फिल्म बनाऊंगा। ये जो सोच है ना कि मेरे पास कैमरा है, मेरे पास मेरी चीज है, आई विल बी अ फिल्म मेकर, और ये इजी हो चुका है। और क्या हम उस क्राफ्ट को कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, हम ये चीज छोड़ रहे हैं पीछे कि भैया उसमें आपके पास सहूलियतें ज्यादा आ गई तो आप उसके साथ कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ। इज इट ट्रू या ये गलत समझ है, क्या है? गलत सर? मैं तो मानता हूँ इस बात को, मैं तो साफ कहता भी हूँ और इसीलिए मैं बुरा भी हूँ। तो मैंने हर फिल्म मेकिंग फोरम पे भी ये बात कही है कि उठ बना करके कुछ भी आप फिल्म बना देंगे और आप उस पूर्णता को कहेंगे कि यार आप देखो, तो मैं तो कतई नहीं देखूंगा, आई एम सॉरी। और मैं हर आदमी को ये बोलता हूँ कि यार आप कुछ भी कहेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट यू पल्लव, यहाँ पे इकोनॉमी की बात आई थी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो इकोनॉमी की बात आई थी, ठीक है, तो अभी इकोनॉमी जैसे है कि हाँ, आप क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ, मैं सुधांशु सर के पास जाना चाहूंगा, सुधांशु सर से बात करना चाहूंगा। तो सुधांशु सर आवाज आ रही है? चूंकि आप बिल्कुल, हाँ, चूंकि आप मीडिया से जुड़े हुए हो, आप आउटलुक में हो, आपने पहले भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस में काम किया है, और आप अगर हम कहें कि हम सब में से अगर कोई मार्केट में हो या फील्ड में हो जहाँ पे इकोनॉमी की बात आती है, जहाँ पे ये आती है कि ये बिकेगा, ठीक है, तो ये बिकेगा, ये क्या मतलब आजकल की ये जैसे आपके भी कोई प्रोड्यूसर्स होते होंगे तो वो ये मतलब ये बिकेगा, ये सोच क्या है कि ये बिकेगा, ये अच्छी चीज है, इसको इकोनॉमी कैसे जस्टिफाई कर रही है आज की डेट में इसको बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, फिल्म मेकर, मीडिया कैसे लेकर, क्या सोच है उनकी, वो आप अगर बताएं। इसके 2 पहलू हैं सर। एक पहलू तो जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया कि कुछ चीजें बहुत आसान हो गई हैं, तो फिल्म शूट करना बहुत आसान हो गया है या फुटेज शूट करनी आसान हो गई है, मैं ये कहूंगा। पर एक दूसरी और चीज ये हुई है कि क्योंकि इतना ज्यादा कंटेंट है हर टाइप का, तो बिकाऊ लेकिन बहुत कम है। द परसेंटेज ऑफ गुड वर्क, बॉडी ऑफ गुड वर्क इज वेरी वेरी स्मॉल, और वही बिकता है। नहीं, आप चाहे जितना फोर्स फिट करना चाहें गंदे कंटेंट को, लोग उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर देते हैं, और वो जो बिकाऊ है वाला जो चीज है ना, उसमें भी अब आ गया है कि भाई हम फिल्टर करें कि जो चीज क्वालिटी की, मैं क्वालिटी मीडिया हाउस या क्वालिटी उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई अगर ये एक क्वालिटी के नीचे है, एक स्तर से नीचे है, तो हम इसको नहीं बेच पाएंगे, एंड हम फिर उस पर
वो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो देयर। तो एक तरफ है यस, ये चीज बिकाऊ है, एंड ये चीज हर चीज को हमने कमर्शलाइज कर दिया, आई थिंक दैट्स व्हाट यू मेंट, वो बिल्कुल सही है। और दूसरी तरफ ये भी हो गया है कि क्योंकि इतने लोग आ गए हैं उस फील्ड में, इतने ज्यादा लोग आ गए हैं कि अब वो लोग जो मीडिया हाउसेज हैं या एग्रीगेटर्स कह लीजिए, वो भी अब सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं। एक टाइम आया था बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और सभी कुछ केओटिक सा हो गया था, लेकिन अब वो एक नॉर्मलाइज हो गया है आई थिंक कहीं, एंड लोगों को एक क्या कहेंगे उसको, ऊब आ गई है। ऊब का मतलब आई होप लोग समझते हैं कि लोग परेशान हो गए हैं कि भाई इतना क्रैप हम नहीं देख सकते, आई कांट हैव सो मच ऑफ क्रैप। एंड अगर कहीं आपके दोस्त आपकी वाहवाही कर रहे हैं और उससे आपको एक किक मिल रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन जब आप पब्लिक में उतरते हैं उस चीज को लेकर, तब आपको समझ आती है कि इसकी वैल्यू क्या है। जो आपने कंटेंट बनाया आपके लिए बहुत 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 बढ़िया होगी, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से, जो अननोन लोग हैं उनका फीडबैक देखते हैं, तब पता चलता है। तो आई थिंक दोनों पहलू हैं। एक पहलू ये है कि लोगों ने बहुत कमर्शलाइज कर दिया है कि हर चीज बिकाऊ है, आर्ट टेक्स अ बैक सीट समटाइम्स, एंड हर चीज को वो मोनेटाइज करना चाहते हैं, उस पर स्पॉन्सर लाना चाहते हैं, उसमें इन शो इंटीग्रेशन करना चाहते हैं फिल्मों में। आप एक बहुत अच्छा उदाहरण है एमएक्स प्लेयर की ऑलमोस्ट सारी जो सीरीज हैं उसमें देयर इज सम इन शो इंटीग्रेशन, एंड समटाइम्स इट इज जस्ट टू मच। एक कोई सीरियस डायलॉग चल रहा है और सडनली देयर इज सम, कोई एक ब्रांड को उन्होंने घुसा दिया उसमें, जबरदस्ती लगता है। तो वो चीजें हैं, लेकिन उससे उस लेकिन ओवरऑल कंटेंट क्वालिटी आई थिंक अब छटनी शुरू हो गई, फिल्टरेशन कहीं आ गया है, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अभी आप देखोगे यूट्यूब पे भी अगर आप कुछ भी बहुत ज्यादा कंटेंट अगर आप चर्न करना शुरू कर दो जो बिल्कुल ही फालतू फालतू है, कभी कभी यूट्यूब आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि वो भी ये कहता है कि भाई आप कंटेंट क्रिएट तो कर रहे हो लेकिन लोगों को तंग कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा अजीबोगरीब चीजें आप उनको दिखा रहे हो जो कि जिसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब हम जागना तो शुरू। मेरा सवाल यही था पल्लव से कि ये जो सो कॉल्ड जैसे एक्टर्स ही कहूंगी मैं, तो आजकल जो फिल्म मेकिंग जो एक मीडियम है, जो कि मेरा यही कहना था कि जो एक्टर हैं जो सारे, क्योंकि आजकल सबके पास अवेलेबल है फोन, कैमरास, ये सारी चीजें, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो भी उनको आइडियाज आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो फिल्म मेकिंग अपने आप में एक आर्ट है, उसकी क्राफ्ट है, आपको उसको मांझना है, उसको सजाना है, तब आप उतरेंगे मैदान में, सीखेंगे पूरे काफी टाइम तक। तो आजकल क्योंकि सबके हाथ में कैमरा है, तो वो कुछ भी करके वो अपना एक तरह से पोर्टफोलियो बनाते हैं, और वो एक दुविधा में, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आइदर दे आर फिल्म मेकर्स और दे आर एक्टर्स। तो ये जो सिचुएशन है, ये इसको आप कैसे देखते हो? आई थिंक इट्स सिंपल मैम, लैक ऑफ क्लैरिटी। आपको पता ही नहीं है, आप एक ऐसे अंधेरे में कमरे में उतरे हुए हो जहाँ के आपको ना तो डायमेंशंस पता है और आपको अपना रोल भी नहीं पता है। और हमारे बचपन में एक गेम होता था डार्क रूम, तो उसमें क्या होता था कि एक डिनर होता था और वो अंधेरे में सारे बच्चे होते थे और वो छुप जाया करते थे। और हालांकि सबसे कमाल की बात है, जो डिनर होता था उसको अंधेरे में ही सबको स्पॉट करके ढूंढना होता था, और अगर वो गलत स्पॉट कर गया किसी को तो वो वापस दे देगा। कमाल की बात ये है कि जो आजकल एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं या जो भी, मैं कहूंगा कि जो आदमी लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से कुछ और कर रहा है, वो ऐसा डिनर है उस कमरे में जिसके डायमेंशंस भी नहीं पता उसे। तो कहाँ पे कुर्सी है, कहाँ पे मेज है, कहाँ पे कोई छुपा है या कहाँ पे क्या है, अंधेरे में उसको कुछ नहीं पता लगेगा। वो अंदर जाएगा
और वो हिट एंड ट्रायल करता रहेगा। उस हिट एंड ट्रायल में जो तुक्का तीर का लगा तो वो वही होता जाएगा। हाँ ये तू है, हाँ ये तू है। इसका और सिंपल उदाहरण ये कहूंगा कि मैं आपने सबने छोले बेचने वालों को देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो इंडिया गेट पे जरूर जाके देखना और खाना, बहुत आनंद आएगा। चने बेचते हैं जो, तो आप उनसे ये कहना कि भैया मैं बनाता हूँ, तो जब आप कहोगे कि मैं बनाऊंगा, वो कहेगा बनाओ, तो आपके पास सारे इंग्रेडिएंट हैं, कटा प्याज, नींबू, मिर्ची, चना, खोमचा, सारी चीजें हैं, आप सब मिला लोगे। लेकिन जो वो छान करके उसमें डालता है ना कागज की, उसमें वो नहीं कर पाओगे। तो वो इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आप वो हो नहीं, उस भाष्य में उसको आपने अपनाया नहीं है। आपने सिर्फ कहा कि आज मैं एक दिन चना वाला बन के देखता हूँ और ये मेरे मन का काम है, मैं इसको करके देखता हूँ। तो मैं इससे पहले यही बात कह रहा था कि अगर आप इसको धर्म की तरह कर रहे हो तो आप एक ही चीज फॉलो करते चलोगे, और अगर आप इसको कह रहे हो कि नहीं यार मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, तो 56 मसाले की चाट तो अकबर को भी नहीं पसंद आई थी जब बीरबल ने बनाई थी। तो मैं तो यही कहूंगा कि हर आदमी का अपना एक डोमेन होता है, इसीलिए फिल्म में बहुत सारे कैटेगरीज हैं, एडिटर, प्रोडक्शन डिजाइनर, डीओपी, ये सबका अपना एक पार्ट है। और मैं कहता हूँ हर जगह अपना एक पार्ट है, हर आर्ट फॉर्म में अपना एक पार्ट होता है। अगर मैं इसको थिएटर से भी जोड़ दूं तो अगर आपका बैक स्टेज कोई जो सामान उठाता है अंधेरे में ट्रांजिशंस के टाइम पे, अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है और वो सामान वहीं का वहीं है, इट इज अ प्रॉब्लम टू द होल सिस्टम, इट इज अ प्रॉब्लम टू द होल डायरेक्शन, एंड एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। इट्स नॉट ओनली दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो सारा बदलता उसी सिस्टम में है, बैठता उसी सिस्टम में। अब अगर वो कहे कि यार मेरे को तो यार एक्टिंग करनी थी, मुझको तुमने डाल दिया यार ये करने में, तो हो गया काम फिर, क्योंकि उसका धर्म ही नहीं है वो, उसको तो बनना है एक्टर, तो बनो। और प्रॉब्लम यही होती है, मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम यही होती है कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या आप क्या करना चाहते हो। आप वो करना चाहते हो जिससे आपको फेमस हो जाओ आप, या आप उससे कुछ दिखेगे। हाँ, आपकी ईगो बूस्टिंग है वो एक तरह से। हाँ, यही लगता है मुझे शायद कि आज की डेट में ज्यादातर लोग फेमस होना चाहते हैं, दे वांट टू बी फेमस, और ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही। पल्लव सर, एक मेरा सवाल है, सुधांशु बोल रहा हूँ जी। हाँ जी सर। आजकल की टिकटॉक एक्टर्स का आपका के बारे में क्या आपका ख्याल है? जो टिकटॉक पे कुछ एक वो गाना लगा लेते हैं और फिर कुछ पंक्तियां या कुछ डांस या कुछ करके दिखाते हैं, एंड कई बार ऐसा होता है कि लोगों को वो अपने ऑडिशन की फिल्म के रूप में भी वो भेज देते हैं कि ये है मेरी ऑडिशन या ये है मेरा काम, बॉडी ऑफ वर्क। तो हाउ डू यू, आई मीन, आप उसको क्या सही मानते हैं या? आपने अभी शुरू में बोला था टिकटॉक एक्टर्स, तो मुझे लगता है कि ये टर्म अंग्रेजी की जो डिक्शनरी होती है ना वही कहेगी है, तो मतलब वो अटपटी कहो या वो दोनों फिट नहीं होती है, कि ये दोनों शब्द अपने आप में फिट नहीं होता है, एक्टर और टिकटॉक। हालांकि फिट कर दिए गए तो वो फिट तो हो ही जाएंगे कहीं ना कहीं, बट एक तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी तेजी से हमारे ग्राउंड वाटर लेवल नहीं गिरा है ना देश का, उतनी तेजी से, उससे ज्यादा तेजी से हमारी पॉलिटिक्स और हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल गिरा है। और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है होने का, क्योंकि अच्छा मैं इस पे टिकटॉक पे मैं क्या कहूंगा, मैं इसको एक तो मैं कहता हूँ कि जो आप पे बॉडी ऑफ वर्क आया है कि यार मैं ये एक्टिंग बॉडी ऑफ वर्क है, दैट इज ऑडेशियस, ये ऑडेसिटी कही जाती है कि यार ये मेरी ऑडेसिटी है कि मैं तुमको कुछ भी भेज रहा हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है ये है कि इसको मैं खोल के समझाता हूँ, टिकटॉक आपके साथ करता क्या है, या इनफैक्ट जो भी आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहा जाता है ना, एक अमर्त्य सेन की बहुत कमाल की किताब है, मुझे लगता है एक्टर्स को तो जरूर पढ़नी चाहिए वो, क्योंकि जो उनको ये समझ में आ जाएगा, चाहे उसे स्वीकार करें या ना करें, कि वो एक्टर हैं। और उसमें एक्टिंग का ए भी नहीं लिखा, लेकिन आइडेंटिटी के बारे में बहुत बड़ी चीज है। उसमें लिखा है कि आप ना अगर आइडेंटिटी को एक जगह पे जोड़ देंगे ना, एक चीज से जोड़ देंगे ना, मतलब मैं अगर सुधांशु जी या एक्स पर्सन को किसी एक ही मत से देखता हूं ना, तो वो क्राइसिस है। क्राइसिस ये है कि वो आदमी
एक मत नहीं है। मतलब मैं ये कहूँ कि ये शराबी है, मैं कहूँ कि ये फलाना है, वहां क्राइसिस शुरू हो जाती है। मेरा परसेप्शन जो है वो सिर्फ एक ही चीज पे शुरू हो जाता है। आपको एक से ज्यादा मत से किसी को देखना जरूरी है, और इस देश के पॉलिटिकल स्टेचर की, इस देश के इंटेलेक्चुअल स्टेचर की, इस देश के आर्ट स्टेचर की, और इस देश के सिनेमा तो नहीं कहूंगा, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम ये है। अब इसको मैं जोड़ कैसे रहा हूं, मैं ये बताता हूँ आपको। ये बहुत अभी पिछले सेशंस में ही बात हो रही थी कि एक बूढ़ा अगर आप किसी को प्रदर्शित करना है तो सारे झुक जाएंगे। 90% लोग कहेंगे कि मुझे बूढ़े की एक्टिंग करनी है तो झुक जाओ, सफेद बाल लगा लो, दाढ़ी लगा लो। बूढ़े को आपने कैटेगराइज कर दिया कि यही बूढ़ा है, औरत को आपने कैटेगराइज कर दिया कि यही है। डिजिटल कंटेंट में और इसमें क्या कहते हैं, टिकटॉक में भी यही कैटेगराइज हो गया कि यार मेरे को एक चीज मिली है, इस पे मुझे लिप सिंकिंग करनी है। मैं टेक्निकली बताता हूँ आपको, लिप सिंकिंग करनी है, पीछे से 3-4 साउंड्स आएंगी वो करनी है, 4-5 इफेक्ट आएंगे वो करने हैं, और ये बन गया, एक पैकेज तैयार हो गया और मैंने कर दिया। अगर आप उसको एक्टिंग कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है भगवान आपको बहुत जल्दी से जल्दी आपके मुंह पे पानी के छींटे मारे और उस सपने से आपको जगा दे। ऐसा मैं आपके लिए प्रे करता हूं। कहना संक्षेप में ये हुआ कि जो टिकटॉक पे ये लोग बनाते हैं और ये सोचते हैं, आई थिंक इट इज कनेक्टिंग बैक टू व्हाट मानव सर आई थिंक एवरीवन फेमस होना चाहता है। फेमस की बात नहीं है, आप एक कैमरा के आगे किसी एक्टर किसी को भी खड़ा करिए जो ऑडिशन देते हैं ना, उस पे पीछे बैकग्राउंड इफेक्ट्स होते हैं ना, पीछे उस पे वीडियो पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं ना, कुछ होता है। एक कमरा होता है जिसमें वो आदमी होता है, एक स्पेस होती है, कमरा भी नहीं कहूंगा, और एक कैमरा होता है। उसके आगे या तो वो आदमी झाड़ू मारे या वो जादू करके जाए, उसे मैं एक्टिंग कहता हूँ। या तो वो कूड़ करेगा, तो वो आप किसी को भी हम ये इंटरनेट पे भी जाएगी बात, मैं कहता हूँ आप उठा के ले आए। कितने मिलियन फॉलोअर होते हैं मुझे भी नहीं पता, मिलियन की उन लोगों को गिनती नहीं आती जो बेचारे गुटखा खा के टिकटॉक बनाते हो, कहते हैं मैं 10 मिलियन फॉलोअर बनाऊंगा। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। हमारे देश का ये हाल है कि हर आदमी रिक्शे वाला कहता है मैं टिकटॉक बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसे फेमस होना है। मेरा सिंपल सा कहने का तरीका ये है कि जूते बनाने वाले का काम जूते बनाने वाला कर सकता है, ठीक है? आइसक्रीम बांटने वाले का काम आइसक्रीम बांटने वाला कर सकता है। हर आदमी को अपना नियत काम करना चाहिए। हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, हर आदमी शाहरुख खान नहीं बन सकता, हर आदमी अनुराग कश्यप नहीं बन सकता। हर आदमी जो है किसी भी बड़े मुकाम पे जो है वो अपनी ही वजह से, अपने धर्म की वजह से, रादर दैन कि मैं ये कर लूं, फिर मैं वो कर लूं, फिर मैं वो कर लूं, फिर मैं तो एक सिंपल सा कहने का मतलब है। यहाँ पे मैं भी एक बात कहना चाहूंगा कि ये पल्लव ने बहुत अच्छी बात की कि आप वो उसी चीज पे चलते रहो जो आप सच में करना चाहते हो, राइट? कि आपने There are no shortcuts. हाँ, देयर आर नो शॉर्टकट्स। हम कह रहे हैं कि देयर आर नो शॉर्टकट्स, ठीक है? तो आपने अगर एक्टर बनना है तो अपने को एज एन एक्टर ही प्रिपेयर करते रहो। आपने अगर फिल्म मेकर बनना है तो आप उसी पे ध्यान देते रहो। आपने अगर म्यूजिक में जाना है तो आप उस पे बनते रहो। इनफैक्ट मेरे को तो ये लगता है आज की डेट में कि मेरे भी कुछ जानने वाले ऐसे लोग हैं जो अच्छा हमारा थिएटर नहीं चल रहा या हमारी एक्टिंग नहीं चल रही है, तो चलो भैया मैं पॉलिटिकल व्यूज डालना शुरू कर देता हूँ, चलो मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं किसी एक खास पार्टी के तारीफ करना शुरू कर। इनफैक्ट मैंने वही, जैसे पल्लव ने कहा कि ये बात इंटरनेट पे जाएगी, और मैं इंटरनेट पे यही बात बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने NSD जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स के से पास आउट करे हुए थिएटर पर्सन्स को देखा है जो आजकल सिर्फ उनको ये लगा कि हमने थिएटर कोर्स किया या हमने NSD पास किया, हम एक्टर नहीं बन पाए, हम डायरेक्टर नहीं बन पाए, तो चलो क्या करो, खाली है, उम्र हो चुकी है, 45 साल की उम्र हो चुकी है, 50 साल की उम्र हो चुकी है, तो लेट्स जॉइन पॉलिटिक्स। ज्वाइन नहीं करते हैं, वो व्यूज देते हैं। हाँ, इनफैक्ट वो पॉलिटिकल व्यूज देने लगते हैं कि किसी खास पार्टी को वो कर लें और वो बन जाए उसके नेता या जो कुछ भी है। तो लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम फेमस हो जाए, ये ना करके ये हो जाए। तो वो ये कि आप लोग नए हो, एक लाइन के साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इट्स नॉट ऑफ बीइंग फेमस आप हो जाओगे, लेकिन आपने वो करना है जो आप सच में करना चाहते हो, और जिंदगी भर अगर आप एक काम करोगे तो अल्टीमेटली आप वो गोल पा जाओगे, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो राइटिंग हो।
ठीक, अच्छा मधु बात कर रही थी दौर की कि अच्छा तुम उसको पूरा मुझे एक बार सवाल दोबारा कहो, तुमने दौर की बात कही, उसके बाद तुमने क्या कहा, ये सही है या कि नहीं है, ऐसा कुछ कहा, कोई सवाल ठीक से बताओ। हमारा माइक्रोफोन ऑफ है। सत्यजीत रे ने जो उस टाइम पिक्चर बनाई, या जो श्याम बेनेगल के टाइम जो पिक्चर उन्होंने बनाई, ये सब जब वो पिक्चर बना रहे थे तो उस टाइम वैसा सा दौर था, कुछ वैसा दौर था। अभी जो ये एक्टर्स है जैसे अनुराग कश्यप है, आई एम वेरी बैड विद नेम्स, क्या नाम है उसका, इम्तियाज अली, ये लोग जो पिक्चर बना रहे हैं, ये थोड़े कंटेंट और सब्सटेंस वाली थोड़ी सी ऐसी मूवीज बना रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू नेम द डायरेक्टर्स। जो कंटेंट और सब्सटेंस वाली, तो वो आज के दौर में जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड बनाते हैं, तो वो अच्छी, तो हम रिलेट कर पाते हैं कि आज से रिलेटेड है वो। और वो जो बना रहे थे सत्यजीत रे, वो उस टाइम से रिलेटेड पिक्चर बना रहे थे। तो ये सही नहीं है क्या? मतलब ये नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि सही नहीं है। नहीं, सही है, मतलब सब्सटेंस मूवी तो बना रहे हैं ना, मतलब इंडिया में भी हम इंडियन फिल्म मेकिंग में सब्सटेंस मूवी तो बन रही है। मतलब एक बीच में एरा आया था जब सब्सटेंस मूवीज नहीं बन रही थी, अब तो बन रही है ना, वैसे जैसे अच्छी पिक्चरें अब बनने लगी है फिर से। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, पर मैं उसको बॉलीवुड के ब्रैकेट में नहीं डाल रहा ना, मैं उसे कह रहा हूँ कि वो इंडियन सिनेमा है, मैं उसे बॉलीवुड के ब्रैकेट में नाम वो एक ये नहीं है कि उन्हें एक प्रोडक्ट बना के बेचा जाए कि इस फिल्म को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें लगा दूंगा और करोड़ रुपए कमाऊंगा इससे। वो किसी पर्पस से नहीं, इस पर्पस से नहीं बनाई जा रही कि उससे पैसा कमाया जाए, वो इस पर्पस से बनाई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं सोशियो पॉलिटिकल मैटर्स को छूती हैं, या जो उस फिल्म मेकर का अपना एक प्रवृत्ति है उसको प्रदर्शित करने के लिए बनाई जा रही है। और ये हर दौर में हुआ है, हर दौर में होगा। अभी जैसे जो चल रहा है कि यार मैं ये फिल्म बनाता हूँ क्योंकि उत्पीड़न हो रहा है या पॉलिटिक्स में XYZ चीजें चल रही हैं, तो वो बनाई जा रही है, वो आईना है उसका। मैं पॉपुलिस्ट कल्चर वाली बात कह रहा हूँ कि जो फिल्में आप लोग देखते हो, जैसे जो हम गाड़ी भगाने वाली फिल्में या फलाना ढिमकाना फिल्में, जो कॉपीज की कॉपीज हम बना रहे हैं, वो हम उन लोगों से अच्छी कभी नहीं बना सकते। मैं बॉलीवुड के संदर्भ में बात ये कह रहा हूँ कि हम लोग कभी भी जीवन में उन लोगों से अच्छे क्रॉप टॉप्स नहीं बना सकते हैं। जो भी वो औरतों के पहनने के क्रॉप टॉप्स होते हैं उनसे अच्छे नहीं बना सकते हिंदुस्तान में, पर हमसे बढ़िया साड़ियां नहीं बना सकते वो लोग। फर्क ये है, वो ऑथेंटिसिटी की बात है, सहजता की बात है। जो फिल्म बन रही है बॉलीवुड में पैसा कमाने के लिए, उनमें सहजता नहीं है, वो फिर बनाई इसलिए जा रही है कि यार वो बनाई जा रही है, आप उनको क्रिटिसाइज भी करो। और जो आर्ट फॉर्म के लिए बन रही है उसमें मुझे लगता है क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिख जाता है कि ये पैसे के लिए नहीं बनी है चीज। एक सीधी सी बात है ना कि आप जाते हो एक गैलरी में, कहते हो भाई ये बिकाऊ है, कहते नहीं ये बिकाऊ नहीं है, तो आपको दुख क्यों होता है यार, ये खरीद नहीं सकता, क्योंकि उसका मोल नहीं है, उस आदमी ने उसको मोल के लिए नहीं बनाया है, उसने उसको बेचने के लिए बनाया। और एक गैलरी में आप जाते हो कितने की, यार ये 1 करोड़ की है, मोल है उसका, वो बनी 1 करोड़ बना कमाने के लिए है यार। बात ये है, अगर वो एक बनी नहीं होती पैसा कमाने के लिए, तो कहते कि नहीं यार दैट्स इट, मेरे एंड्स मीट होगा इसको बनाते, आई अर्नड मनी फ्रॉम इट, दैट्स इट। जो मेरे को पैसा, जो पहली बात होती है, मेरे धर्म का पैसा जितना है मिल जाए। एक सिंपल सी बात है उसमें कि जितना कॉमर्स इन्वॉल्व है उतना कॉमर्स आ जाए, हर किसी का पेट भर जाए, दैट्स इट। अब इसको लोग कहते हैं कि ये मार्क्सिस्ट ओपिनियन है, फलाना ओपिनियन है, ढिमकाना ओपिनियन है, तो वो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल राय है, मैं नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है इस मीडियम में, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट जितना है आपको मिल जाए, उससे थोड़ा अच्छा भी मिल जाए कि चलो ठीक है यार आपको मोटिवेशन मिल जाए, दैट्स इट। मुझे लगता है वो पर्पस पूरा हो जाता है उस आर्ट वर्क का, रादर देन कि आप एक चीज ऐसी बनाओ कि मुझे इससे कमाने ही इतने हैं। वहीं से तो डाइग्रेशन शुरू होता है, वहीं से तो प्रॉब्लम शुरू होती हैं। आई थिंक, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट या कंफ्यूजन या कुछ और तुमको लगता है तो बताओ। ईरानियन सिनेमा, कोरियन सिनेमा, इन सब में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईरानियन सिनेमा सबसे, मैं आज भी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ही वो है कि आज भी एग्जांपल देता हूँ या आगे भी दूंगा, और सब लोगों को भी बोला मैंने
ईरान के पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, माजिद मजीदी के पास इक्विपमेंट्स नहीं थे जब वो आदमी बना रहा था सॉन्ग ऑफ स्पैरोज और बरान या जितनी भी उसने फिल्में बनाई हैं, इक्विपमेंट्स उनके पास कम थे। या मोहसिन मखमलबफ की फिल्में देख लो, या किसी भी कमजोर देश जो इकोनॉमिकली कमजोर देश है उनकी फिल्में देख लो, आपको हमेशा उनमें रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग दिखेगी, क्योंकि वो ऐसा ही है, वो देश ही ऐसा है। उन्होंने सिर्फ कैमरा उठाया, वहां लगा दिया, उन्होंने एम्बेलिशमेंट्स नहीं लगाए। आप मुझे आज बताओ ना, आज आपने कौन से मिडिल क्लास का घर देखा जिसके पीछे BMW खड़ी रहती है घर के बैक साइड में? तुम्हारी तनख्वाह अगर 70,000 भी है, तुम BMW अफोर्ड कर लोगे? प्रॉब्लम ये है, हम लोग रियलिज्म में नहीं जाते। एक दौर था जब ये लोग बनाते थे लेबर के ऊपर फिल्में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया था हिंदुस्तान में 70 से 80 के दशक के बीच, तो उस दौर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। उस दौर में ये हुआ था, एक फिल्में बन रही थी सोशियो पॉलिटिकल क्लास ऑफ लेबर्स के ऊपर कि यार ये लेबर जो है इंडस्ट्री में जाते हैं और उनका एक जीवन है, जो बेचारा पूरा दिन जाता है, अलार्म बजता है फैक्ट्री का, फिर वापस घर आता है, उसका एक जीवन है। एक फिल्में बन रही थी कि एक बंदा आया अंदर, उसने कहा कि भाई दरवाजा कर दो बंद और अब तुम मेरे से बिना पूछे बाहर नहीं जाओगे। फिर मार कुटाई होती है और खूब जबरदस्त एक्शन में मजा आता है। तो तुम यकीन नहीं मानोगे कि वो जो कल्चर था, जो एक्चुअली में वहां जा रहा था फैक्ट्रियों में, वो कल्चर उस आदमी की फिल्में देखने लगा। और उसमें मॉडर्न डे एंग्री मैन कहते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन, वो इसलिए देखने लगा क्योंकि उसने उस दुनिया से बाहर कर दिया। वो अग्रेशन जो था वो उनके अंदर दबा हुआ था कि यार मैं ना ऐसा बनना चाहता हूँ, 10 लोगों को अंदर कमरे में घुस के पीटूं, मैं लड़की से रोमांस करूं। वो इतने दबे हुए थे अपने अंदर कि उनको कभी मौका ही नहीं मिला एक लड़की से बात करने का भी। 15 साल होते ही, 17 साल होते ही शादियां हो गई, 20-22 साल में तो उनके बच्चे थे, लेबरी कर रहे थे वो। और वहां एक आदमी आके कहता है कि तुम देखो जीवन ऐसे जिया जाता है। तो आपको एक अलग ऑल्टरनेट रियलिटी मिलती है, उस ऑल्टरनेट रियलिटी का मजा आता है आपको। आज के जमाने में वो भी नहीं हो रहा, आज के जमाने में वो भी नहीं हो रहा। अगर वो भी हो रहा होता तो मैं उसको एक्सेप्ट करता। तो आई थिंक मतलब मैं एग्जांपल इस तरह दे रहा हूं। आई थिंक मधु आप मिल गया है, राइट? तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा? अच्छा, एक और सवाल है, निशांत ने ही पूछा है, मैं पढ़ देता हूं सबके लिए। निर्देशन के दृष्टि से किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उन्हें किस तरह की फिल्मों से ज्यादा सीख लेनी चाहिए? क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों की सूची में भारत की एक भी फिल्म का जिक्र नहीं है, किंतु विश्व पटल पर कुछ महान भारतीय सिनेमा निर्देशक के नाम अंकित हैं, उन फिल्मों को छोड़कर, उनकी फिल्मों को छोड़कर। आप तो ये उन्हीं फिल्मों की बात कर रहे हैं निशांत, जिन फिल्मों की हम मतलब सत्यजीत रे या सिनेमा की बात कर रहा है। तो वो विश्व पटल की जो लिस्ट है, हाँ निशांत अग्री कर रहा है, वो जो लिस्ट है वो आर्ट फॉर्म की लिस्ट है। फिल्म सबसे पहले यार आर्ट फॉर्म है, और अगर आपको फिल्म नहीं करनी तो आप फिर एडवर्टाइजिंग करो जो टारगेट ऑडियंस की तरह होती है। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, तो वो वैसे ही है, दूध सी सफेदी निरमा ही ला सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो फिल्म वो इसीलिए है कि हम लोग 2 तरह से फिल्मों को बनाने लगे, या 2 तरह से उस मीडियम का इस्तेमाल करने लगे। एक पैसा कमाने के लिए, एक अभी भी बचा हुआ है, फिर बंद हो जाता है, फिर उठ जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर उठ जाता है, उसका जो मीडियम है आर्ट फॉर्म को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये चलता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है चलता रहेगा। लोग आज भी बहुत सुंदर हिंदुस्तानी सिनेमा बना रहे हैं और आपको देखनी है तो मैं आपको नाम देता हूँ। गुरविंदर सिंह एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने चौथी कूट बनाई थी, वो पंजाबी की बिल्कुल ठेठ लोकल पंजाबी की फिल्में बनाते हैं, जो पंजाबी लोग हैं वो इतना रिलेट कर पाएंगे। उन्होंने 84 के दंगों को लेकर के और बहुत सारी चीजों को लेकर सटली अपने मत से फिल्में बनाई है, बट दे आर वेरी ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट फिल्म्स। मराठी फिल्म्स आप उठा के देख लो, उनका स्टैंडर्ड बदल चुका है। कमर्शियल मराठी फिल्म भी बन चुकी है और इनहेरेंट मराठी फिल्म भी बन चुकी है, जो इंडिजिनस मराठी सिनेमा है वो देखिए आप। मलयालम सिनेमा कमर्शियल नहीं, जो नॉन, जैसे कुंभलंगी नाइट्स करके एक फिल्म आई है, अभी सबको मिल जाएगी, बहुत अच्छा सिनेमा बना है। तो मैं
ये कहूंगा कि ये होता रहेगा, ये भी उठ के आएगा, क्योंकि अभी डिजिटल थोड़ा सस्ता हो गया बनाना, चीजें हो गई, और जल्दी से जल्दी वो अच्छे कंटेंट को प्रदर्शित किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो फिल्में अभी थोड़ा अच्छे से बन रही हैं। पॉपुलिस्ट कल्चर की फिल्में आप आज भी देख रहे हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 उसमें आप देखते ही हो, बागी 3 भी आप देख ही रहे हो, तो वो भी चल रही है दुनिया, और कबीर खान भी आप देख ही रहे हैं, और ये चलता रहेगा, मुझे लगता है ये चलता रहेगा। तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि आपको टिकटॉक करना है या आपको एक्टिंग करनी है। तो आप फिर उस पर जेलसी मत लाओ कि अगर एक टिकटॉक वाले को फिल्म मिल जाती है तो, क्योंकि वो कुछ और ही फिल्म है, वो बेचने के लिए बनाई गई फिल्म है। आप उस सोसाइटी के पार्ट हो क्या? अगर आप उस सोसाइटी के पार्ट हो तो फिर गो इन दैट सोसाइटी। मैं कोई गुरेज नहीं मानता उसमें, कि अगर कोई कहे नहीं यार आई वांट टू बी अ पॉपुलर, फिर आप एक्टर नहीं हो, आप एंटरटेनर कहो आपको, या कुछ भी कहो, क्योंकि जूता चप्पल उठा के हा करवा रहे हैं तो वो एंटरटेनर के भाग में ही आ गए, तो आप वो बनो, फिर आप ये डुअलिटी मत खेलो। हाँ बिल्कुल निशांत, टिकटॉक से दूर भी रहना चाहिए। जो अगर हम जैसे लोग हैं तो वो टिकटॉक से दूर ही रहेंगे। मैं रोज रात को जरूर देख लेता हूँ 10-15 मिनट टिकटॉक, क्योंकि मुझे नींद अच्छी आ जाती है, अदरवाइज वो स्लीपिंग पिल्स का काम करते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, या इस सेशन को आई थिंक हमने बहुत कुछ बोल दिया है और काफी मजेदार रहा, इंट्रिगिंग रहा, और फिल्मों पे इतनी सारी बातें की। अच्छा एक लास्ट अगर थोड़ा सा समय और पल्लव दे सको तो, पल्लव, सिनेमा या फिल्म ऑन मोबाइल और ऑन सिल्वर स्क्रीन? सिल्वर स्क्रीन जो लोग नहीं जानते बता दूं, बड़ा पर्दा। सर मैं थोड़ा प्योरिस्ट का मतलब ये है कि जो चीज जिस चीज से बनी है, अब ऐसे तो टेबल प्लास्टिक की भी बन रही है आजकल, टेबल लकड़ी की भी बनती है, कारपेंटर बनाते हैं, जमाने से बनी चल। तो मैं तो वो लकड़ी कारपेंटर हूँ, मुझे तो वही अच्छा लगता है कि मैं टेबल वो लकड़ी से ही बनाऊं। और फिल्म्स फॉर, तो मैं नहीं बिलीव करता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका जादू तभी है जब आप सारे एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ो और अनसर्टेनिटी के हाथ में सौंप दो, कि उस मोमेंट पे, उस क्षण पे एक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, लाइट कैसी होगी, मैं लेंस क्या यूज करूंगा, मैं परफॉर्मेंस कैसी करवाऊं, मैं शॉट क्या लगाऊंगा, वो उस टाइम पे क्या परफॉर्म करेगा, वो एडिट कैसे होगा, फाइनली वो स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, ये सब अनसर्टेनिटी के एलिमेंट्स है जो एक साथ जोड़ करके सिनेमा में काम करते हैं। इसलिए आप कहते हो कि सिनेमा इज द मोस्ट कंट्रोल्ड मीडियम येट द मोस्ट अनकंट्रोल्ड मीडियम, दोनों में एक साथ ही है, उसी का कमाल वही है, शायद मैजिक उसी के बीच में होता है। तो मैं तो कहूंगा कि सर ऑलवेज सिल्वर स्क्रीन, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि आज की डेट में, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारी बड़ी फिल्में भी ओटीटी पे रिलीज होगी पहले, कि वो थिएटर में रिलीज ना होकर वो आपके मोबाइल पे पहले रिलीज हो जाएंगी। तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि क्या प्रेफरेंस है आप? मुझे लगता है सर वो ठीक भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज्यादा वीक रहा है, या एंटरटेनमेंट का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा है वो इतना वीक रहा है कि हम लोगों ने पूरे देश में, अगर आप गूगल करोगे तो मुझे नहीं लगता 50,000 से ज्यादा स्क्रीन, 50,000 तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, 130 करोड़ की जनसंख्या पे 50 की स्क्रीन में आंकड़ा ले रहा हूँ, 50,000 स्क्रीन यानी 50,000 सिनेमा घर है, मल्टीप्लेक्स मिलू करके। तो आप ये कि एक स्क्रीन पे कितने आदमी हो गए। तो अब इस चक्कर में क्या है कि आपको जितनी भी फिल्में बनती हैं, सारी फिल्मों को आप रिलीज कर सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान में एक साल में 3600 फिल्में बनती हैं, ये आंकड़ा है, इससे ज्यादा ही बनती होंगी, कम नहीं, इंक्लूडिंग रीजनल सिनेमा, इंक्लूडिंग सी ग्रेड सिनेमा, जो आपको शीला की जवानी दिखती है रोहतक और हरियाणा और यूपी के बॉर्डर्स पे और सस्ते थिएटरों में, इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग द कमर्शियल सिनेमा, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंट सिनेमा। तो अब 3600 फिल्में साल में बन रही हैं, 3600 फिल्मों की 3600 अलग ऑडियंस है, और आपकी 130 करोड़ की जनसंख्या पे 50,000 आप पे सिनेमा घर हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर किसी को रिलीज करनी है तो मुझे ये लगता है कि ये प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, बट क्योंकि हमारा सिस्टम ही कभी नहीं रहा कि आपने सिनेमा घर दिए हो इतने सारे के लोग जाके देख पाए, तो वही है कि ऐसा है
या तो आपने वो टपरी टॉकीज जैसा कुछ बनाया होता, या वो हमने एक वीडियो शेयर किया था पिक्चर टाइम, अगर आपको पल्लव, हमने एक वीडियो शेयर किया था पिक्चर टाइम को लेकर कि वो गांव-गांव लेके जाते हैं फिल्मों को लेकर। वेब सीरीज के माध्यम से निर्माता निर्देशक भारतीय समाज को क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या भारतीय संस्कृति को धूमिल करने की इच्छा रखते हुए ये सब परोसा जा रहा है? यहाँ पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा। ये संस्कृति वेब सीरीज का नाम, कुछ अच्छे वेब सीरीज हैं कह रहे हैं। यहाँ पे जो तुम्हारा पहली चीज है ना कि भारतीय संस्कृति को धूमिल करने की इच्छा रखते हुए ये सब परोसा जा रहा है, निशांत, आई डोंट थिंक सो कि जो कोई भी संस्कृति है ना, जो चाहे वो हमारी संस्कृति है या वेस्टर्न संस्कृति है, वो इतनी आसानी से धूमिल हो जाए। ये सिर्फ एक टाइम की बात होती है कि जैसे शुरू में हमने बात की थी, जैसे सुधांशु कह रहे थे कि अब कंटेंट को सोच के लिया जा रहा है, अब सच में अच्छे कंटेंट को लिया जा रहा है, अब चीजें साफ हो रही हैं धीरे धीरे। क्योंकि एक टाइम था जब एक प्लेटफॉर्म है उल्लू प्लेटफॉर्म है, जैसे एक है, तो वो बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है, शायद अब भी चल रहा हो, लेकिन अब वो चीजें नहीं है। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्कृति, किसी भी, आप देखो ये चीजें जो आप जो कहना चाह रहे हो वो पहले भी आ रही थी हिंदुस्तान में, लेकिन उसके कहीं संस्कृति कहीं धूमिल नहीं हुई, क्योंकि संस्कृति बहुत बड़ी चीज है, कल्चर हमारी रगों में है। तो मैं तो सहमत नहीं हूँ इस बात से कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, वो एक दो ट्राई होता है कुछ, बट ऐसा आई एम नॉट अग्री। पल्लव, कुछ आप बोलना चाहोगे? वही पहले वाली बात है, ये संस्कृति वाली जो बात है कि भाई मैंने कोई एक चीज बनाई तो वो मैं अपने मत से बनाता हूँ, जो मुझे दिख रहा है। अब मुझे दिख रहा है लाल, तुमको दिख रहा है हरा, मेरे रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट अलग है, तुम्हारे रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट अलग है। तो तुम जब बनाओगे तुम हरा बनाओगे, मैं जब बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा, कोई और बनाएगा तो पीला बनाएगा, नीला बनाएगा। ये विविधता इसी को तो कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये गलत नहीं है, बना दें। तो इसी चक्कर में तो कूड़ा भी आ रहा है ना, बिल्कुल इसी चक्कर में तो आ रहा है, बिल्कुल कोई कुछ भी बना रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी वाली बात या कहो, या सिनेमा के यूज वाली बात, या मोबाइल फोन की यूज वाली बात, या फुटेज के यूज होने वाली बात, वो इसीलिए है कि हर आदमी अपने तरीके से चीज बना रहा है और हर आदमी का अपना एक तरीका है दिखाने का। ना वो गलत है ना वो सही है, अनटिल अनलेस कि वो किसी समुदाय की भावना को या किसी इंडिविजुअल भावना को ठेस पहुंचा रहा हो। वो हक आपको भी और किसी को। आप कितनी देर तक देख पाओ, मतलब वो देखने पर ज्यादा जोर है ना कि आप क्या आप कितनी देर तक किसी चीज को देख सकते हो। अगर कोई चीज परोस रहा है, कोई पूर्णता परोस रहा है या कुछ भी क्राइम पे आ रहा है, तो आप कितनी देर तक उसको देखेंगे? आप एक ना एक दिन आप ऊब जाएंगे और आप चाहेंगे कि यार मेरे को मेरा देखना है, जो मैं सच में कुछ अलग देखना है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। मधु, आप कुछ कह रहे थे? सर, मैं बंगाली मूवीज काफी देखती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो मतलब पर ये अब बंगाली मूवीज के कंटेंट बहुत खराब आने लगे, बहुत अच्छे नहीं लगते, मैं देखती नहीं हूँ। तो अब ऋतुपर्णा घोष जो आया था, जो जिसकी डेथ हो गई, उसके कंटेंट फिर भी कर रहे थे तो जो पल्लव सर ने कहा कि जड़ता से जुड़े रहना, जो उसकी सच्चाई जो आपका है उससे जुड़े रहने से एक सही चीज निकल कर आती है। तो बंगाली फिल्म जो था, जो वो उसका एक कल्चर था, बंगाल इटसेल्फ वाज अ वेरी कल्चरल सिटी, इट स्टिल है, बट वो कल्चर कहीं धूमिल हुआ है। एक टाइम पे जो पिक्चरें बनती थी, आज वो बहुत डी-ग्रेड टाइप, सी-ग्रेड टाइप की पिक्चर बनती है। देखो मधु, आप ऐसा मत बोलो, आप सारी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच ही ना रहा हो, ठीक है, वो एक मार्केटिंग वाली बात आ जाती है। मैं ये कहता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं कहता हूँ एक सिंपल सी बात है, वो शायद मैं इस रेफरेंस को समझ पा रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरे को ये लगता है कि तुम इस बात से ज्यादा परेशान हो कि जो कलकत्ता तुमने उनकी फिल्मों में देखा है और जो कलकत्ता तुमने इनकी फिल्मों में देखा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसका कारण बताता हूँ। उसका कारण ये है कि जो डायरेक्टर उसको बना रहा है ना, उस डायरेक्टर ने उस कलकत्ता को कब से देखा है। फर्क ये है।
बिल्कुल सही। और दूसरा फर्क ये है कि कुछ लोग जो गए ही नहीं है कलकत्ता या रहे ही नहीं है या नहीं हुआ है, वो कलकत्ता के बारे में फिल्म बना रहे हैं, तो वो कहाँ कलकत्ता दिखा पाएंगे? नहीं, पहले बंगाल मतलब आर्ट से कंटेंट होता था उनका। अब जैसे बहुत कमर्शियल हो गया, बहुत कमर्शियल को लेकर बनाई जाती है पिक्चर, जैसे कि डांस, जैसे कि जो कि बॉलीवुड में सूट करता था वो डांस, पर बंगाल पिक्चर में वो सूट ही नहीं करता, वो डांस कर रहे होते हैं या कैबरे कर रहे होते हैं। तो देखो बात हाँ ठीक है, मैं हमारे हिंदुस्तान में एकमात्र कमाल की बात यह है कि ये सब चीजें फिल्म में अमेलगमेट कर दी गई, पर ये हमारी फिल्म हिस्ट्री का पार्ट है। इसको आपको स्वीकार करना हो तो करें, इसको आपको स्वीकार ना करा हो तो आप ना करें। बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो अपनी फिल्म में गाने रखते ही नहीं, अब उनकी फिल्मों में गाने ही नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो बिना गानों के फिल्में नहीं बनाते हैं, गाने होने चाहिए, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ सबके अपने अपने ओपिनियन हैं। और ये ऐसा आया कि जैसे आप झनक झनक पायल बाजे देखो, एक पुरानी फिल्म है, वो सिर्फ वो नाच ही है यार, वो नाच की ही दृष्टि से बनी है। इसी तरह से म्यूजिकल्स, हॉलीवुड में म्यूजिकल्स होता है, हमारे यहाँ म्यूजिकल्स नहीं होते। हमारी हर फिल्म को वो लोग अगर जिसमें गाना है उसको म्यूजिकल्स ही बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि म्यूजिकल्स में एक्चुअली क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखो, ले मिजरेबल्स करके एक पिक्चर है, हॉलीवुड की फिल्म है, उसमें जब मैं बोल रहा हूँ ना तो मैं गाना गाते हुए ही डायलॉग बोल रहा हूँ। मैं फिर सिर्फ उनके सारे एक्शंस जो है वो डांस वाले हैं, कोरियोग्राफ्ड है। जो मैं चल भी रहा हूँ वो नॉर्मल वॉकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं डांस ही कर रहा हूँ। और फिर जो मेरा और इंटरेक्शन हो रहा है वो भी गाने में हो रहा है, तो दे आर प्रॉपर म्यूजिकल्स। हमारे यहाँ क्या है कि म्यूजिकल्स हैव बीन अमैलगमेटेड इनटू अ स्ट्रक्चर, स्टोरी स्ट्रक्चर, और यही हमारे को एंटरटेनिंग बनाता है। बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन सिनेमा की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में एक फॉर्मूला बना, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा हुआ ये मैं याद आ गई। ये हमारे यहाँ क्या है कि आप जब क्योंकि आप एक फिल्म बनती है तो आप कहाँ जाते हो उसे देखने? सिनेमा घर में देखने जाते हो। तो सिनेमा घर में लोगों तभी बैठेंगे इंटरवल के बाद जब उस कहानी में कुछ होगा। तो हमारे यहाँ इंटरवल नाम की एक चीज रखी गई। हॉलीवुड में देयर आर नो स्क्रिप्ट्स जिसमें इंटरवल लिखा जाता हो आधे टाइम के बाद। हमारे यहाँ क्या होता है, इंटरवल से पहले लोगों को, कोई भी फिल्म देख लेना बॉलीवुड की फॉर्मूला फिल्म उठा के, इंटरवल से पहले कुछ ऐसा होगा कि आपको वॉशरूम होने के बाद या खाना वाना लाने के बाद आपको कहेगा कि आगे फिल्म देखनी है, फिर वो सेकेंड हाफ चलेगा उसका, ठीक, और फिर क्लाइमैक्स आएगा और फिर एंड हो जाएगा। ये हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है। जबकि किसी भी फिल्म को उठा के देख लेना, कमर्शियल फिल्म अवेंजर भी देख लेना, जब सिनेमा घर में जाते हो बीच में से रोक देते हैं वो। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इंटरवल पॉइंट आता है, ऐसा कभी नहीं होता। कभी ध्यान से नोटिस करना, वो बीच एक्शन में से ही रोक देंगे, बीच एक्शन में से ही फिल्म कटेगी, ओके इंटरवल हो गया, क्योंकि वहां इंटरवल के तौर पे नहीं लिखी जाती फिल्म। तो हमारे यहाँ यही पॉपुलर कल्चर का पार्ट है, ये कहो यही पैसे का पार्ट है कि वो फिल्म बनाई या लिखी ही इसलिए जा रही है कि आदमी बैठा रहे, दोबारा जाए देखने के लिए। पर ये जजमेंट ऑफ एरर कहो या क्या कहो, ये वो रहा है कि आप जहां भी स्टोरी टेलिंग हो रही होगी आदमी इन्वॉल्व रहेगा, तो आपको इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है, आप बीच में से भी रोक सकते हो। ऐसे बहुत सारे इंडियन डायरेक्टर्स हैं, शुजीत सरकार जो हैं, आपने कमर्शियल तो नहीं कहूंगा मैं उनकी फिल्म है, बट सिनेमैटिक और कमर्शियल दोनों के बीच का बहुत अच्छा बैलेंस है उस आदमी का। तो आप अक्टूबर देख लो, आप कोई भी फिल्म देख लो, आप उसी आदमी का डिसीजन था कि मैं प्राइम पे रिलीज कर दूंगा गुलाबो सिताबो, और किसी के पिछवाड़े में इसलिए दम नहीं था क्योंकि वो आदमी पैसा कमाना नहीं देख रहा उस फिल्म से। पैसा तो आ ही जाएगा, उसको पता है कि वो पैसा आएगा, 100% आएगा उसके पास, क्योंकि वो कहानी कह रहा है। बाकी सब लोगों ने कोई निर्णय लिया क्योंकि उन्हें पता था कि हमें पैसा कमाना है। पॉलिटिक्स वो है, मतलब एक जमीनी तौर पर मैं कहूँ तो एक वो है, वो कल्चर रहा है हमारे देश का। तो आज भी लिखी जा रही हैं इंटरवल बेस्ड फिल्में, और आज भी इंटरवल बेस्ड फिल्में नहीं लिखी जा रही हैं इस देश में। इंडिपेंडेंट फिल्में भी बन रही हैं और कमर्शियल फिल्में भी बन रही हैं। इट्स अपॉन यू, इट्स अपॉन मी एज अ मेकर टू डिसाइड मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं कल को कहता हूँ कि नहीं भाई मैं तो घोड़े दौड़ाने वाली फिल्म बनाऊंगा, मेरा हीरो नाचेगा, सलमान खान से मैं गोली चलवाऊंगा, मेरे को कोई गुरेज, दूसरे को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मैं हूं ही उस तरह का, मैं उसका भाग ही नहीं। हाँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर, मैं वो कमर्शियल फिल्म्स बनाता हूँ, जॉनर बदल जाएगा। बेसिकली वही है कि इट्स ऑलवेज पर्सनल चॉइस।
ठीक है, कि आप कैसी फिल्में बनाना चाहते हो, आप सच्चाई दिखाना चाहते हो, आप सच्चाई को किस तरह दिखाना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी के लिए है काम, और वो किस मतलब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सॉरी सर, कि जी। इरफान खान को आपने कमर्शियल फिल्मों में देखा, इरफान खान को आपने बाहर की फिल्मों में देखा, इरफान खान को आपने नॉन कमर्शियल फिल्मों में भी देखा, और जो फिल्में नहीं भी देखी हैं उनकी, उसमें भी आप देखोगे तो पाओगे वो आदमी क्यों वैल्यू ऐड करता है एज एन एक्टर। उसका कारण यही है कि वो आदमी एक्टिंग कर रहा है, वो आदमी अपने भाव को वैसे ही दे रहा है जैसा वो। हर कमर्शियल पिक्चर में देख लो, सब लोग कहते हैं इरफान खान आया तो फिल्म में कुछ जान आई, नहीं तो नहीं आई, सारी फिल्में बेकार हो गई। कितनी भी उठा लो, कोई भी गुंडे उठा लो, वो उठा लो, वो क्या नाम है, अर्जुन कपूर, वो नाच रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन इरफान खान आता तो लोग ताली मारते हैं, ओ इरफान आ गया, ओ इरफान। भाई वो आदमी काम कर रहा है, वो क्योंकि उनका औचित्य कुछ और है, इनका औचित्य कुछ और है। और यही सेम इरफान खान को आप इंडिपेंडेंट पान सिंह तोमर भी देख लो, वहां इरफान खान नहीं होता, वहां पान सिंह तोमर होता है थ्रू आउट, बट इरफान दिख रहे होते हैं, वो एक्टर है, वो आदमी पूरी लिबर्टी ले सकता है कि मैं एक्टर हूँ। तो वही है, वो जिंदा है आज। हाँ, कि वही है कि मतलब गुरुदत्त जिंदा है आज भी, इसलिए सत्यजीत रे जिंदा है आज। और 10 साल बाद आप लोग बादशाह को, हनी सिंह को, टिकटॉकियों को भुला देंगे, भूल जाएंगे, क्योंकि वो जिंदा रहने वाली पद्धति से, आप क्योंकि वो दौर की पद्धति। जैसे आज की डेट में एक टाइम था हिमेश के गाने बहुत चलते थे, बट आज की डेट में आप हिमेश जैसे लोगों को भूल चुके हो। इसने निशान पूछा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, और इसका जी सवाल का जवाब मैं दे देना चाहता हूँ। हाँ, इसने लिखा है, जिन क्षेत्र में जाने के बाद क्या लोग हरा लाल सोच के दिखाते हैं, या जो सच्चाई है उसे बयां करना, यदि हरा लाल सोचकर फिल्म बनाने लगे तो कला कहाँ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपका हरा लाल आता है ना, वो आपकी कला से ही आता है। अगर आप उसको नॉन डिफाई कर देते हो ना, कि मुझे दिख तो हरा रहा है पर मैं बना रहा हूँ लाल, तो आप तब आप कला के साथ झूठ बोल रहे हो। लेकिन जो आपके अंदर से आ रहा है वो वैसा ही है, तो फिर वो वैसा ही दिखेगा। एक सिंपल सी बात है कि आप जो चीज प्रदर्शित करना चाहते हो, अगर आप उसमें झूठ बोल रहे हो तो फिर उसमें आपका कुछ नहीं है। जो आपको दिख रहा है वैसा आप बना रहे हो, या जो आपको दिख रहा है वैसा आप दिखा पा रहे हो, वही मेरे हिसाब से कलावाद का ठीक रूप है, बजाय वो कमर्शियल ऑन। इतना वही है ना कि वो आपके अंदर है, वो सब आप ही के अंदर है, और आपने ही खोजना है, आपने ही दिखाना है कि व्हाट यू वांट टू शो, आप स्टोरी कौन सी दिखाना चाहते हो एज अ फिल्म मेकर। ठीक है, तो ओके, सी यू अगेन। और क्या फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया, क्या बढ़ गया क्या अभी 31 मई तक? हाँ, वेरी गुड। तो चलिए कोई नहीं, बट अच्छा इस्तेमाल करें आप लोग हैं इसका। मैं सभी को यही कहूंगा कि आप लोग सभी अच्छा इस्तेमाल करें इस लॉकडाउन का, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें, अपनी क्राफ्ट पे काम करें, और नहीं भी करें तो कंपटीशन में ना बदलें कि मैंने 2 किताबें पढ़ी तेरे से ज्यादा, 4 फिल्में तेरे से ज्यादा। हाँ, तो आराम से काम करें, मतलब आराम से काम करें, जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग अपना बाली शंभू शूट कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं, मतलब 10-10 दिन में एक शॉट दे दिया। अभी मधु को हम काम देने वाले हैं, विशाल ने अपना काम करके भेज दिया, तो मधु का आ जाएगा बस कल परसों काम। तो आराम से काम करो, यूटिलाइज करो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीक। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक यू निशांत, कुछ बताया सर। बाय बाय सर, बाय सर। भी जुड़िए, और इस तरह की कक्षा जब भी मतलब लगे तो हमें आमंत्रित कर सर, मैं ज्वाइन होना चाहूँगा। बिल्कुल निशांत, हम हर हफ्ते संडे को इसी जगह पे फिर से मिलते हैं 5 बजे। आप आइए और हम और बातें करेंगे, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, चाओ। थैंक यू सर।